बरसात में अमीर देवरानी और गरीब जेठानी का बंटवारा। मौसम के बिगड़ने की वजह से बहुत तेज बारिश हो रही होती है। बारिश की ठंडक से कल्याणी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ जी की अचानक से तबीयत खराब हो गई। गरम गरम सूप पियेंगे तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। नंदनी बढ़िया सूप बनाकर अपनी सास कल्याणी को देने उनके कमरे में जाती है। अरे माँ जी, ये देखिए, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। इसे पियेंगे तो आपको ताकत भी मिलेगी और आपकी तबीयत भी ठीक होने लगेगी। आनंदी सहारा देकर अपनी सास को उठाती है। वैसे तो तू बहुत गरीब है, दहेज में कुछ लेकर नहीं आई, लेकिन तू बहुत समझदार और सुलझी हुई बहू है। कल्याणी अपनी बड़ी बहू से खुश तो बहुत थी, लेकिन उसको अंदर ही अंदर इस बात से बहुत ज्यादा दिक्कत थी कि उसकी गरीब बहू दहेज में कुछ भी लेकर नहीं आई है। इसी के चलते कल्याणी के मन में ठीक होने के बाद भी ये ख्याल आता है, अरे मेरा छोटा बेटा अभी कुंवारा है और अब उसकी उम्र शादी के लायक हो गई है। एक काम करती हूँ, मैं कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर अपने बेटे की शादी करा देती हूँ। लेकिन इस बार मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं ढूंढूंगी। लड़की तो ऐसी ही होनी चाहिए जो बहुत सारा दहेज और सोना पैसे लेकर आए। इसी के चलते कल्याणी के मन में ठीक होने के बाद एक ख्याल आता है। कल्याणी ऐसे सोचकर पंडित के पास जाती है और उन्हें अपने बेटे की कुंडली दे देती है, जिसके बाद पंडित उसके बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन लड़की ढूंढने के बाद पंडित जी कल्याणी के घर उससे बात करने के लिए आते हैं। ये लो बहन जी, सबसे अमीर लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। ये सुनते ही कल्याणी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जिसके बाद वो पंडित जी को रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए कहती है। पंडित दोनों परिवार वालों को मिला देता है, जिसके चलते दोनों तरफ से रिश्ते की बात पक्की हो जाती है और शादी की रस्में शुरू हो जाती है। वो दिन भी आ जाता है जिस दिन कल्याणी का बेटा नवीन अपनी बहू रागिनी से शादी करके उसे घर ले आता है। आओ बहू आओ, अंदर आओ, आज से ये तुम्हारा ही घर है। कल्याणी बहुत अच्छे से अपनी बहू का स्वागत करती है, जिसके बाद वो रागिनी को अपने बेटे के कमरे में ले जाती है। आज से ये तुम्हारा कमरा है। किसी भी चीज की कमी हो तो अपनी जेठानी या मुझे बता देना। ऐसा कहकर कल्याणी वहाँ से चली जाती है। रागिनी का बर्ताव कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन घर को अच्छे से समझने के बाद कुछ दिन में वो बहुत ज्यादा जजमेंटल हो जाती है। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ और जहाँ तक मुझे पता है, घर की सारी भागदौड़, घर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा बड़ी बहू को ही मिलता है। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं बेशक इस घर की छोटी बहू हूँ, लेकिन इस घर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मुझे ही मिलना चाहिए। रागिनी बहुत ज्यादा चालाक होती है। उसे परिवार से कोई मतलब नहीं होता। उसे केवल अपना पति और अपना हिस्सा चाहिए होता है, जिसके चलते वो अपने पति के कान भरने लगती है। अजी, आप तो बिल्कुल भूत की तरह बैठे ही रहते हो। आपको तो किसी के बारे में पता नहीं है। मैं तो कहती हूँ बंटवारा करवा लो इस घर का, वरना हमारे हिस्से में फूटी कौड़ी तक नहीं मिलने वाली। अरे आपको पता है, मैंने जेठानी जी को फोन पर बात करते हुए सुना था। वो भी घर के बंटवारे की बात कर रही थी। हे भगवान, तुम्हें आए हुए 2 हफ्ते नहीं हुए और तुम घर के बंटवारे की बात कर रही हो। और रही बात नंदिनी भाभी की, वो तो बंटवारे का ख्याल अपने मन में कभी नहीं ला सकती हैं। जो जितना सीधा होता है ना, उतना ही टेढ़ा होता है। इस बात का भी आपको पता नहीं है। लेकिन एक वक्त आएगा जब आपके हाथ कुछ हासिल नहीं होगा, आपके बच्चों को भी कुछ नहीं मिलेगा। तब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कैसा फैसला लिया। रागिनी रोजाना अपने पति नवीन को मैनिपुलेट करने लगती है, जिसकी वजह से नवीन के दिमाग में भी बंटवारे के ख्याल आने लगते हैं। और इसी के चलते वो एक दिन अपनी माँ से कह देता है, माँ देखो, मैं सब जानता हूँ कि जब एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा एक ही घर में हो तो बड़े बेटे को अक्सर बंटवारे में ज्यादा हिस्सा मिलता है। लेकिन मैं इस घर का एक कमाऊ बेटा हूँ और बड़े भैया तो अभी नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, और इसी हिसाब से इस घर के ऊपर ज्यादा हिस्सा तो मेरा ही होना चाहिए। नवीन बात कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से बीच में रागिनी बोल पड़ती है। और नहीं तो क्या माँ जी। देखिए माँ जी, हमारे हिस्से में जो भी आता है हमें सब मंजूर है, लेकिन हमें आप भी चाहिए। हमारे हिस्से में आपकी देखरेख मैं खुद अपने हाथों से करना चाहती हूँ। रागिनी और नवीन के समझाने की वजह से कल्याणी बंटवारे के लिए मान जाती है और वो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने छोटे बेटे नवीन और बड़ी बहू के नाम कर देती है। इस बात से नंदिनी बिल्कुल भी खुश नहीं होती। वो अपनी सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी सास उसकी एक भी नहीं सुनती, क्योंकि उसका सारा प्यार फिलहाल उसकी छोटी अमीर बहू की तरफ होता है। इस घर की मालकिन और इस घर की सास तुम नहीं, बल्कि मैं हूँ। इसलिए जो मैं कहूँगी वही होगा और तुम्हें मेरी बात को मानना ही होगा। बरसात के ऐसे कहर वाले मौसम में कल्याणी जिस घर में रह रही होती है, उस घर को तो वो अपने छोटे बेटे और अपनी बहू के नाम कर देती है, लेकिन अपने घर के सामने कच्चा टूटा फूटा मकान वो अपने बड़े बेटे को दे देती है, जिसकी वजह से वो घर टपक रहा होता है,
जिसके लिए नंदिनी टपक रही जगहों पर टूटे फूटे बर्तन लगा देती है ताकि पानी चारों तरफ फैल ना सके। हे भगवान, कितनी तेज बारिश हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ऊपर से घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। नंदिनी राशन मांगने के लिए अपनी सास के पास जाती है। तभी उसकी देवरानी उससे कहती है, हे भगवान, कैसी औरत है ये, पूरा हिस्सा मिल गया इसको लेकिन फिर भी इसका पेट नहीं भरा। देखो जरा, अब हमारे पास राशन मांगने आई है। अरे ऐसी नौबत आने से पहले तो इस औरत को डूबकर मर जाना चाहिए। ये कैसी बात कर रही हो तुम रागिनी, घर में खाने का एक दाना नहीं है। मेरी बात को समझो और मुझे थोड़ा सा राशन दे दो। नंदिनी के कई बार समझाने के बाद भी रागिनी को उसकी एक बात समझ में नहीं आती, जिसके बाद बेचारी नंदिनी मायूस होकर वहां से चली जाती है। इसी प्रकार बरसात के इस कहर की वजह से नंदिनी को किसी तरह से भूखे प्यासे रहकर ही अपना गुजारा करना पड़ता है। लेकिन कुछ दिन बाद वो लोगों के घर में काम करके अपने घर का गुजारा करती है। इसी बीच रागिनी गर्भवती हो जाती है और उसकी देख रेख उसकी सास कल्याणी करती है। ऐसे ही धीरे धीरे 9 महीने बीत जाते हैं और अब रागिनी का 9वां महीना शुरू हो जाता है। और इसी बीच कल्याणी की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हे भगवान, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, मुझे आराम करना चाहिए। कल्याणी दवाई खाकर सो जाती है। दवाई में एक नींद की गोली भी होती है, जिसके चलते कल्याणी बहुत ज्यादा गहरी नींद में होती है। वहीं दूसरी तरफ रागिनी पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है, जिसके चलते वो गिर जाती है और तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो दर्द से बहुत ज्यादा चिल्लाती है, लेकिन उसकी सास नींद से नहीं जाग पाती। तभी वहाँ नंदिनी आ जाती है और उसे किसी तरह से बारिश में हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर नंदिनी के पास आते हैं। आज आपकी वजह से माँ और बच्चा दोनों ठीक है। अगर समय पर आप इन्हें लेकर यहाँ नहीं आई होती तो शायद बच्चा पेट में ही मर जाता। कांग्रेचुलेशंस, आपकी देवरानी को बेटा हुआ है। ये सुनकर नंदिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी देवरानी के पास जाती है, जहाँ रागिनी अपनी जेठानी को देखकर रोने लगती है। मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी आपने कभी अपना बर्ताव चेंज नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। मुझे बंटवारा नहीं करवाना चाहिए था। मुझे अपनी गलती की सजा भी मिल गई। ऐसा मत बोलो मेरी बहन, जो हुआ उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी की एक अच्छी शुरुआत करो। रागिनी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी घर आ जाती है, जिसके बाद वो अपनी हकीकत अपनी सास और अपने पति को बताती है और सबसे माफी मांगती है, जिसके चलते सभी लोग उसे माफ कर देते हैं और बंटवारा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं और सभी लोग इसी तरह से एक साथ खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगते हैं।